गरीबों के भोजन पोषण स्थिति में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम चलाया? तो देखिए, अगर आपकी देश में गरीबी है ना, तो उस गरीबी को दूर करना सरकार की जिम्मेदारियां हैं साहब, ये सरकार की जिम्मेदारियां हैं। तो कह रहा है कि गरीबों गरीबों के भोजन और पोषाहार स्तर में सुधार करने के लिए सरकार ने कौन कौन सा कार्यक्रम चलाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। कोई कहेगा मिड डे मील, अरे मिड डे मील तो स्कूल में ना स्टार्ट हुआ था जी। मिड डे मील खाई से देश का गरीबी खत्म हो जाएगा। तो हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुरुआत 1997 में हुआ था। कब हुआ था? हाँ, 1997 में हुआ था। अब आगे आइए, कह रहा साल सेल्ट द्वीप किस तट पे है? किस तट पे है? तो देखिएगा, हाँ, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत हो गई। ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। तो प्रायद्वीपीय भारत में अगर तटों की संख्या देखिएगा, ये प्रायद्वीपीय भारत में तट देखिएगा, तो ये हो गया आपका पूर्वी तट, ये हो गया पूर्वी तट, और ये हो गया आपका पश्चिमी तट। तो पूर्वी तट पर 2 तट है, बल्कि पश्चिमी तट पर 4 तट है, जिसमें एक तट है आपका गुजरात का तट, गुजरात तट। दूसरा आपका हो गया कोकण तट, कोकण तट। 3 में आपका हो गया कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। और 4 में हो गया मालाबार तट, मालाबार तट। ये हो गया। तो पश्चिमी तट पर 4 तट है साहब। यही पूर्वी तट पे आइएगा ना, तो मिलेगा आपको गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट, जिसको हम उत्तरी सरकार कहते हैं। ये को मिलेगा आपका क्या? कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट मिलेगा। ये 2 तट इस तरफ मिल जाएगा। तो कह रहा है कि साल सेट द्वीप किस तट पे है? तो साल सेट द्वीप जो है ना, वो आपका कोकण तट पे है। कौन सी तट पे है? हाँ, तो कोकण तट पे है। और इसी साल सेट द्वीप पर मुंबई शहर बसा हुआ है। इसी साल सेट द्वीप पर मुंबई शहर है। मुंबई शहर आपका, मुंबई शहर को हम मतलब कि भारत का न्यूयॉर्क कहते हैं। भारत का, हाँ, क्या कहते हैं? हाँ, तो भारत का न्यूयॉर्क कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्ग का रख रखाव कौन करता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर राजमार्ग का रख रखाव करता है NHAI, NH, हाँ, NHAI, ये रख रखाव करता है। अब स्वर्णिम चतुर्भुज है क्या? तो देखिएगा, ये आपका भारत हो गया। ये क्या है? हाँ, अब ये आपका भारत है। तो भारत में 4 बड़ा महानगर है। एक महानगर का नाम है नई दिल्ली। एक महानगर कौन है? नई दिल्ली। एक दूसरा आपका कोलकाता हो गया। दूसरा कौन हो गया? हाँ, कोलकाता हो गया। और तीसरा में आपका हो गया मुंबई, मुंबई। और 4 में आपका हो गया चेन्नई, जिसको मद्रास बोलते थे, चेन्नई। तो देखिएगा, भारत में 4 बड़े महानगर है, और ये 4 बड़े महानगर को जोड़ने के लिए एक सड़क बनाई गई थी। एक सड़क की शुरुआत हुई थी साहब। उस सड़क को हम कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। इसका शुरुआत हुआ था 2001 में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और ये बनकर तैयार हुआ 2012 में। बनकर तैयार कब हुआ? 2012 में। अब इसका रख रखाव की जिम्मेदारी PWD को नहीं मिला है, बल्कि मिला है NHAI। तो पहला सवाल है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का रख रखाव कौन करता है? NHAI। लेकिन स्वर्णिम चतुर्भुज है क्या? तो भारत के 4 बड़े महानगरों को जोड़ने वाला सड़क है। ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। इसका शुरुआत NDA की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी ने करवाया था। लेकिन जब ये बनना शुरू हुआ, तब बन के रेडी कब हुआ? 2012 में हुआ। अब आगे, निम्नलिखित में से कौन रेशेदार जड़ नहीं है? तो देखिए साहब, रेशेदार जड़ की बात करते हैं ना, तो घास आपका रेशेदार जड़ है। गेहूं में रेशेदार जड़ होता है, गेहूं में भी रेशेदार, घास में रेशेदार जड़ दिखेगा। रेशेदार जड़ जो ऐसे मतलब ऐसे रहेगा ना, देखिए रेशेदार जड़ जो होता है ना, हाँ, ज्यादा भी अंदर
चलिए रेशेदार जड़ ज्यादा मोटा नहीं होता, पतला पतला, जब नामे रेशेदार था तो रेशेदार जड़ जो होती है ना वो पतला पतला होता है और वो मिट्टी को बांधे रखता है। और दुभी घास में रेशेदार जड़ होता है जो बांध को मजबूत बनाता है। तो घास में रेशेदार जड़ होता है साहब, गेहूं में भी रेशेदार जड़ होता है, धान में भी रेशेदार जड़ होता है, लेकिन लीची में रेशेदार जड़ नहीं होता। अब आपको खोज रहा क्या, हाँ क्या खोज रहा है, निम्नलिखित में से किसमें रेशेदार जड़ नहीं है? तो लीची में रेशेदार जड़ नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ सी। अब घास, ये जो बांस है जो है ना वो बांस घास की ही प्रजाति है, बांस घास की ही प्रजाति है। अब गेहूं की बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक गेहूं कहाँ होता है? यूपी में होता है। बल्कि धान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। गेहूं के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? दोमट। तो धान के लिए उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी हो गया। अब आगे, अब कह रहा है ना कि बर्फ, वर्षा और ओले के रूप में जो पानी गिरने की जो प्रक्रिया कहलाती है उसको क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संघनन। उसे क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। अब कर राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक का लेखक कौन है? तो राजनीतिक रत्नाकर जो पुस्तक का जो लेखक है वो है चंदेश्वर। ये मिथिला नरेश का मंत्री था। मिथिला नरेश का नाम सुने हैं ना? हाँ, मिथिला तो बिहार में ना पड़ता है, बॉर्डर पर, नेपाल बिहार के बॉर्डर पर। तो जो मिथिला नरेश जो था ना वो मिथिला नरेश का क्या था? मंत्री था, मिथिला नरेश का मंत्री था। चलिए अब आगे, कौटिल्य का पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये है साहब शासन, कला और सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। क्योंकि ये किताब जो है वो राजनीति की किताब है। वो किताब किसका है? राजनीति का। और एक शब्द बोलते हैं राजनीति में, साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद। तो साम दाम दंड भेद का जो नीति है वो कौटिल्य ने ही सबसे पहले अपनाया था, कौटिल्य ने ही सबसे पहले अपनाया था। अब देखिए बताया जाता है कि एक मैकियावेली है, हाँ मैकियावेली है साहब, ये मैकियावेली इटली का रहने वाला है। मैकियावेली कहाँ का रहने वाला है? इटली के। तो भारत का जो मैकियावेली जो है ना वो कौटिल्य को ही कहते हैं। भारत का मैकियावेली किसे कहते हैं? कौटिल्य को कहते हैं। मैकियावेली का एक पुस्तक है द प्रिंस, मैकियावेली का एक पुस्तक है द प्रिंस। द प्रिंस का तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किया गया है, अर्थशास्त्र से किया गया है। देखो कौटिल्य जो है ना वो राजतंत्र को सपोर्ट किया है साहब, लोकतंत्र को नहीं किया। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन राजतंत्र को सपोर्ट किया है? कौटिल्य। कौटिल्य को कहना था कि राजतंत्र सबसे बढ़िया शासन प्रणाली होती है। अब आगे की बात करते हैं, लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमारत को किसने बनवाया था? तो लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमारत को बनवाया है आसफुद्दौला। कौन बनवाया है? आसफुद्दौला बनवाया है। और जिस लखनऊ की अब बात करते हैं ये लखनऊ खुद गोमती नदी के तट पे है। ये लखनऊ किस नदी के तट पे है? गोमती नदी। लखनऊ का एक नवाब हुआ करता था, हाँ उसका नाम क्या है? बाजिद अली शाह नाम है साहब। लखनऊ का नवाब कौन है? हाँ बाजिद अली शाह था। लखनऊ का नवाब था जिसका नाम था बाजिद अली शाह। बाजिद अली शाह अपने दरबार में कथक नृत्य करता था। कथक नृत्य का संबंध भगवान कृष्ण से है साहब। कथक नृत्य का शुरुआत यूपी से ही हुआ है, यूपी इसका जन्मभूमि है। बाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, बाजिद अली शाह की पत्नी कौन थी? बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति में ये लखनऊ से लड़ी थी, लखनऊ से लड़े थे। तो देखो लखनऊ में ऐतिहासिक मकबरा किसने बनवाया है? आसफुद्दौला। लखनऊ किस नदी के तट पे है? गोमती नदी। और लखनऊ का नवाब कौन था? बाजिद अली शाह। बाजिद अली शाह अपने दरबार में कथक नृत्य करवाता था। कथक नृत्य का संबंध भगवान कृष्ण से है। कथक नृत्य का शुरुआत यूपी में हुआ है। इनकी पत्नी का नाम बेगम हजरत महल है, जो 1857 क्रांति में लखनऊ से लड़ी थी। हारने के बाद नेपाल भाग गई थी, नेपाल चली गई थी, पता है ना। ये अब आ गए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 में पारित किया गया था। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित किया गया था साहब। इसको पारित करके जो प्रेस जो होता है ना, मीडिया, प्रेस
प्रेस पर कठोर नियम बना दिया गया था, कठोर नियम बना दिया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू करके। अब आगे आइए, तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष स्थविर मोगलीपुतिस को कौन सा पुस्तक लिखा है? ये देखिएगा, तृतीय बौद्ध संगति की बात करते हैं ना, यानी तृतीय बौद्ध संगति, तो देखिए साहब, तृतीय बौद्ध संगति जो है ना, तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति के ही बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में होने लगा था, विदेशों में होने लगा था। अगर कभी पूछा जाए कि किस बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में होने लगा था, वो तृतीय बौद्ध संगति है। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुआ था, सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था, और ये हुआ था पाटलिपुत्र में। ये कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। तो तृतीय बौद्ध संगति का जो तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था, उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विदेशों में हुआ। ये सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ, ये पाटलिपुत्र में हुआ। इसका अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस। मोगलीपुत्र तीस एक किताब लिखा, उसका शीर्षक क्या था? कथा बत्सु। उसका शीर्षक क्या था? कथा बत्सु था। अब आगे, लायन की खाड़ी किस देश में है? लायन की खाड़ी, देखिए साहब, यहाँ पे एक देश है जिस देश का नाम है फ्रांस है, और फ्रांस के दक्षिण में एक खाड़ी है, उस खाड़ी को नाम है लाइन की खाड़ी या लाइन्स की खाड़ी, उसको लाइन्स की खाड़ी कहते हैं। लाइन की खाड़ी है साहब, लाइन की खाड़ी है, ठीक है। अभी लाइन की खाड़ी यहाँ पे पड़ता है भूमध्य सागर, यहाँ पे क्या पड़ता है? भूमध्य सागर पड़ता है। तो ये जो लाइन की खाड़ी पूछा जाए कि लाइन की जो खाड़ी है वो किस देश में है, तो आपको बोलना है कि लाइन की खाड़ी पड़ता है फ्रांस में, इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। तो लाइन की खाड़ी कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। लेकिन अगर पूछ दे कौन सागर में है, क्या बोलिएगा? भूमध्य सागर बोलना है। तो देश पूछा तो बोले हैं फ्रांस, लेकिन अगर सागर पूछता तो भूमध्य सागर। अगर पूछे कि लाइन की खाड़ी फ्रांस के किस क्षेत्र में है, तो दक्षिणी क्षेत्र में साहब। किस क्षेत्र में होगा? दक्षिणी क्षेत्र में। ऐसे देखिएगा, ये भूमध्य सागर है ना, ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर। और भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि। ये क्या है? जिब्राल्टर जल संधि जो भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ऐसे जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। देखो इधर लाल सागर है साहब, लाल सागर। भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ने का काम करता है साहब सुएज नहर। कौन करता है? सुएज नहर है। ये सुएज नहर जो है वो भूमध्य सागर लाल सागर को जोड़ती है। देखिए, जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक नदी, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा पर एक नदी बहती है साहब। इसकी सीमा रेखा पर, जर्मनी और फ्रांस की सीमा रेखा पर एक नदी बहती है, उस नदी को कहते हैं राइन नदी। ये यूरोपीय व्यापार की सबसे व्यस्त नदी राइन नदी है। अगर पूछा जाए कि सबसे व्यस्त नदी कौन है, तो राइन नदी है। इससे कोयला ढोया जाता है, इसीलिए इसको कोयला नदी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोयला नदी। इसको यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा कहा जाता है। यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा कहा जाता है। क्लियर? समझ में आया? चलिए अब पोलैंड की बात करते हैं। देखिए साहब, मैडम क्यूरी जो थी वो पोलैंड की ही रहने वाली थी। मैडम क्यूरी पोलैंड की रहने वाली थी। ये वही मैडम क्यूरी जो है जिसने रेडियो सक्रियता का खोज किया था। ये वही मैडम क्यूरी है जिसने रेडियम का खोज किया था साहब। रूस के बारे में क्या बोले? अभी तो युद्ध वगैरह लड़ रहा है रूस, है ना। चलिए अब आगे, अब कह रहा प्रादेशिक सागर की लंबाई कितनी समुद्री मील होती है? प्रादेशिक सागर, देखो साहब क्या है ना, ये हमारा समुद्र तट है, ये हमारा समुद्र तट है। अब इस तरफ अब आइएगा तो मिलेगा बंगाल की खाड़ी, नीचे आइएगा तो मिलेगा हिंद महासागर, और ये इधर आइएगा तो मिलेगा अरब सागर। तो समुद्र में भी हमारा एरिया होता है, समझना। बताया जाता है कि एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर। 1.85 किलोमीटर, इसको हम समुद्री मील कहते हैं। इसे समुद्री मील कहते हैं। समुद्र में जो दूरी जो होती है ना, इसी से मापा जाता है। इसको एनएम कहते हैं हम लोग शॉर्ट में। नॉटिकल मील से ही मापते हैं समुद्र की दूरी।
1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर, यानी 1 समुद्री मील। ठीक है, तो हमारे यहाँ हाँ, मतलब कहने के लिए 1 नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर। ये तो समुद्र की दूरी हो गया। समुद्र की जो गहराई जो होती है ना, वो फैदोमीटर द्वारा मापते हैं। किससे मापते हैं? फैदोमीटर। और 1 फैदोमीटर बराबर होता है 1 फैदोमीटर बराबर होता है 6 फुट। 6 फुट। तो चलो बताओ, समुद्र की दूरी समुद्र में दूरी किससे मापते हैं? नॉटिकल मील बराबर मापते हैं, जो कि 1 नॉटिकल मील बराबर 1.85 किलोमीटर होता है। लेकिन समुद्र में गहराई किससे मापते हैं? फैदोमीटर। 1 फैदोमीटर बराबर 6 फुट होता है। अब देखिएगा, यहाँ पे एक सीमा रेखा होती है, यहाँ पर ऐसे सीमा रेखा होता है साहब। ये सीमा रेखा जो होता है ना, इसका अंदर, हाँ, ये समुद्र तट है और ये सीमा रेखा। ये सीमा रेखा को हम लोग बोलते हैं बेस लाइन। इसको बेस लाइन बोलते हैं, समझ ना। तो ये बेस लाइन और इसके बीच का जो एरिया जो होता है ना, उसको आंतरिक जल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक जल। अब बेस लाइन से ही पूरी दूरी मापी जाती है। तो देखिए क्या करा, प्रादेशिक सागर। तो प्रादेशिक सागर जो होगा ना, वो ये होगा। देखिए ये जो है ना, ये हो गया साहब ये। अब यहां से होगा 12 एनएम, 12 नॉटिकल मील। तो प्रादेशिक सीमा, तो ये यहां से यहां के जो बीच का जो दूरी देख रहे हैं ना, वो दूरी क्या होगा? प्रादेशिक सीमा होगा। कभी भी सीमा मापा जाता है वो बेस लाइन से मापा जाता है, समुद्र तट से मापा नहीं जाता, याद रखिएगा। अब प्रादेशिक अब प्रादेशिक सीमा का दूरी कितना होता है? 12 एनएम होता है। 12 एनएम होता है। अब देखिए ये पूछा है कि प्रादेशिक सागर की लंबाई कितना समुद्री मील होता है? 12 एनएम, मतलब 12 नॉटिकल मील हुआ, समझ ना। अब आगे आइए, अब कह रहे पोर्ट ऑफ प्रिंस संबंधित है। देखो साहब, एक देश है हैती, इसी का राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस। अब ये फेमस जगह है, तो नहीं पूछता कि न्यूयॉर्क कहाँ से, कौन देश में है, पूछता ना है। तो पूछा कि पोर्ट ऑफ प्रिंस कहाँ है, तो पोर्ट ऑफ प्रिंस कहाँ है? हैती में है। ये हैती की राजधानी है साहब, हैती की क्या है? राजधानी है। अब आगे आइए, कह रहा है कि हरिश्चंद्र श्रेणी किन दो नदियों के बीच में स्थित है? ये भीमा और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है हरिश्चंद्र श्रेणी। बल्कि ये हरिश्चंद्र श्रेणी जो है ना, वो पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो हरिश्चंद्र श्रेणी जो है वो आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, लेकिन भीमा और गोदावरी नदी के तट पर बीच में है, तट पे बीच में है, समझा। भीमा और गोदावरी नदी के बीच में है, लेकिन है कौन राज्य में? महाराष्ट्र में। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कब स्थापित किया गया था? 1906 में किया गया था साहब। और ये कौन राज्य में किया गया था? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में कहा किया गया था? रानीपेट में किया गया था। तो भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना जो है वो स्थापित किया गया था 1906 ईस्वी में, तमिलनाडु के रानीपेट में। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था सूरत में। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत में। 1906 ईस्वी में मार्लोमेंटो सुधार अधिनियम आया। सुधार अधिनियम आया। इसमें मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। इससे मुस्लिमों के लिए क्या बनाया गया? अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया। 1911 इसमें 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी, यानी दिल्ली का राजा रानी, दिल्ली दरबार में आए थे। कहाँ आए थे? दिल्ली दरबार में आए थे। और उससे पहले एक बार दिल्ली दरबार में आया था 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन होगा लॉर्ड लिटन का क्वेश्चन था, देखिएगा। ये है लॉर्ड लिटन का। तो देखिएगा 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया दिल्ली दरबार में आई थी। तो जब दिल्ली दरबार में आई थी ना, तो लॉर्ड लिटन उनको कैसर हिंद का उपाधि दिया था। तो महारानी विक्टोरिया दिल्ली दरबार में कब आई है? 1878 के एक साल पहले, 1877 ईस्वी में। और जब वो आई थी तो उसको केसरी हिंद का उपाधि कौन दिया है? लॉर्ड लिटन दिया है। लेकिन फिर 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को कौन आता दिल्ली दरबार में? जॉर्ज पंचम आता है। और जब दिल्ली दरबार में आता है तो ये घोषणा करता है कि बिहार को बंगाल से अलग कर दीजिए। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं दिल्ली रहेगी। उसमें भारत का वायसराय कौन था?
जिस समय महारानी, जिस समय लॉर्ड, जिस समय क्या कहते हैं, जॉर्ज पंचम भारत आया था, उसमें भारत का वायसराय कौन था? हम्म, इनके ऊपर दिल्ली में बम कांड हुआ था, रास बिहारी बोस जो था इनके ऊपर बम फंस गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, कौन था? लॉर्ड हार्डिंग।